Hello everyone, my name is Sugam and welcome to this channel. On this channel, we are going to explore biology in a very simple, clear and concept-based way, especially for class 11th, class 12th and for dropper students who are right now preparing for the examination like CUET UG and NEET UG exam. So guys, I'm an undergraduate student of microbiology and biology is just not a subject for me, it's my passion. It's my dream. I always want to explore the world of life sciences. I especially love topics like cell biology, molecular biology, immunology. Plant biology is one of my favorite subject and I want to share this knowledge with you in the easiest way as much as possible for me guys. सो यहाँ पर आपको मैं क्या-क्या मतलब कवर करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू कवर एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस, concept clarity for exams like NEET and CUET, and sometimes interesting and informational videos about biology and its branches. Okay, सो बायोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कई बार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारी उसको पढ़ने की अप्रोच गलत होती है। ठीक है, तो जब हम अपनी अप्रोच ही सही नहीं करते हैं तो हम उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि हमें इस चीज़ को कवर कैसे करना है। सो फर्स्ट थिंग इज आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। बिकॉज कई बार बच्चा मतलब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपनी किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, अब वो स्टार्टिंग ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर देता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है बायोमोलिक्यूल्स की, उसको नॉलेज नहीं है सेल बायोलॉजी की। सो ही और शी विल नॉट कवर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन अ गुड वे। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच सही होगी तो आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी स्टेप तक जाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीढ़ी है और हमें बहुत ऊपर तक जाना है, तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट उस स्टेप पर चले जाएंगे, नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जैसे हमें सबसे पहले सेल बायोलॉजी को अच्छे से करना पड़ेगा, फिर हमें बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अपनी अप्रोच बहुत सही रखनी है। अगर आपकी अप्रोच सही होगी ना, तो बायोलॉजी इज जस्ट इजी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपकी अप्रोच सही नहीं होगी सो बायोलॉजी विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सो what I will try to cover here for your entrance or for your class 11th and 12th. So just give it a look over there. Okay. सो देखो, ये इसको मैंने इस चार्ट को मैंने खुद बनाया है एंड इसके अंदर क्या है देखो। सबसे पहले वी मास्टर द एनसीईआरटी फॉर क्रैकिंग एनी एंट्रेंस और फॉर क्लास 12th और 11th स्टूडेंट्स हु जस्ट स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। सो देखो फर्स्ट यूनिट इसके अंदर मैंने लिखा है द सेलुलर फाउंडेशन। सेलुलर फाउंडेशन मतलब आपको नींव स्ट्रॉन्ग करनी है। सो सेल बायोलॉजी के अंदर हमारे आते हैं टू चैप्टर्स। ठीक है, जो हमारे क्लास 11th के अंदर है, जैसे जो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल साइकिल एंड डिवीजन है, तो इस पूरे को हम सेलुलर बायोलॉजी के अंदर कंसीडर करते हैं। फिर हमारा एक और चैप्टर दे रखा है डेट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को हम बायोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, देयर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ शुगर्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारी अप्रोच रहती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की या जेनेटिक्स की। ठीक है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना रहता है, सिर्फ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब के मैकेनिज्म एंड द मॉलिक्यूल्स किस चीज से बने हुए हैं, मतलब डीएनए, आरएनए, ये किस चीज से बने हुए हैं, जो हमारे लिपिड्स हैं उनको कौन सी यूनिट्स हैं जो उनको फॉर्म कर रही हैं। सो अगर हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार होगा सो हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी वो हमारी हाफ प्रिपेयर हो जाएगी ऑलरेडी। फिर हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रह क्या जाएगा, सिर्फ हमें मैकेनिज्म पढ़ना होगा किस चीज का, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। हमें उसका सिर्फ क्या पढ़ना होगा, हमें क्या करना होगा उसका मैकेनिज्म पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने अभी सेकंड यूनिट ली है डेट इज प्लांट बायोलॉजी। डेट इज
बॉटनी। सो पहले के टाइम में जो बॉटनी थी उसमें दो चैप्टर्स होते थे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। बट फ्रॉम लास्ट फ्यू रिसेंट ईयर्स उनको हटा दिया गया है। सो अभी दो तीन चैप्टर ही हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में बचे हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एंड वन चैप्टर इज plant growth and development, which includes plant growth regulators and plant growth inhibitors. These kind of topics are there in this chapter. So plant biology के अंदर मैंने morphology and anatomy of flowering plants which are angiosperms, मैंने वो भी प्लांट बायोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड किया है, क्योंकि बॉटनी एक पूरा सब्जेक्ट है। उसके अंदर हमें हर चीज को कवर करना रहेगा, जिसके अंदर हमारी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी भी हमारी उसके अंदर कवर हो जाती है। The next thing is, guys, unit 3, that is based on our environmental biology. Environmental biology is just like our evolutionary biology. जैसे जो हमारा evolution chapter है, जो molecular basis of inheritance के बाद दे रखा है, वो हमारा evolutionary biology के अंदर आता है। जो हमारी क्लास 12th की लास्ट यूनिट है, विच इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा पूरा इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये सारी हमारी इकोलॉजी है, जहाँ पर स्पीशीज का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोलॉजी। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट आती है, फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 11th। जो क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं। इन चारों चैप्टर्स के अंदर हमारा क्या रहता है, इनके अंदर रहता है हमारा क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमारा रहता है हमको पूरा प्लांट के बारे में पढ़ना है, किस चीज के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में। फिर हमें इसके अंदर क्या क्या कवर करना है, हमें इसके अंदर पूरा एनिमल किंगडम करना है, ठीक है। ये पूरा जूलॉजी का सिस्टम उसके अंदर आ जाता है, पूरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। और जो हमारा साइनोबैक्टीरिया वाला टॉपिक आता है, ये इसमें आता है, जो चैप्टर सेकंड है। और जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ डाइवर्सिटी आती है, जो लिविंग वर्ल्ड है। बाकी हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कवर करते हैं। फिर आती है एक यूनिट विच इज वन ऑफ द फेवरेट यूनिट ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम जनरली ह्यूमन की बॉडी की स्टडीज करते हैं, डेट ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या सिस्टम है। सो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, डेट इज एक्सक्रीशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंड इसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आता है, एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को भी आप कंसीडर कर सकते हो, विच आर द पार्ट ऑफ योर क्लास 12th। सो गाइज, हमारा जो मेजोरिटी सिलेबस होता है बायोलॉजी का, वो ये है। बट व्हाट वी हैव टू डू, प्रैक्टिस एंड मास्टरी। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो प्रैक्टिस के अंदर क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, उसके अंदर हमारे रहते हैं मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस। मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस में हमारा क्या रहता है कि उसको मैच करना इधर से उधर, जैसे 5 ऑप्शंस इधर है, 5 इधर है, हमें उनको आपस में मैच करना रहता है। दीज आर अवर मैच बेस्ड क्वेश्चंस। And further, there are assertion reason questions, statement based questions. Actually, there is difference between assertion reason and statement based questions. जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर बस ये रहता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू नहीं है, तो हमें जनरली ऑप्शंस के अंदर रहता है कि यस, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। बट असर्शन रीजन के अंदर आपको टॉपिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक की डीप नॉलेज का मतलब क्या है, क्योंकि उसके अंदर हमको स्टेटमेंट्स को प्रूव करना रहता है कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो असर्शन रीजन में ये सब रहता है। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन समथिंग रहते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट डायग्राम्स को पिकअप कर लेते हैं, और डायग्राम्स को पिकअप करके उसकी विजुअल रिकॉग्नाइजेशन हमें करना रहता है, उसकी लेबलिंग को हमें करना रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द टॉपिक्स, एंड दिस इज ओके। सो गाइस, just be think like mitochondria, be the powerhouse of your own cell, just don't depend on others, you are the best version of yourself, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपनी एनर्जी को क्या करता है,
खुद एनर्जी को सिंथेसाइज करता है। सो तुम भी अपनी एनर्जी को खुद सिंथेसाइज करो, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, बिकॉज यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, सो थिंक लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बी द पावर हाउस ऑफ योर ओन सेल। ओके, बी रिमेंबर दैट पॉइंट। क्योंकि जब तक हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जब हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, आई प्रे टू गॉड दैट ही कीप्स यू सेफ, loves you a lot, have a nice day to all of you।